प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हम आकाशवाणी की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला प्रोग्राम आपका जो रेडियो से हुआ, आपने जिक्र किया था अलीपुर में आपने बच्चों के प्रोग्राम से शुरू किया था, और क्लासिकल म्यूजिक की जो पहली आपने ब्रॉडकास्ट किया वो कौन से सन में किया? पहला कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे तारीख अभी याद नहीं, 40 है 45 है, कुछ ऐसा है। वाह वाह वाह। तो मैंने बजाया यहाँ पर, जब से शुरू किया है मैंने, और जब से और अब तक मैं बजाती रही हूँ। जी जी। और अभी कोई सन 1 या 2 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो मुझे बहुत कष्ट से गुजरना पड़ा। मेरा ऑपरेशन हुआ बहुत बड़ा, और आप समझ लीजिए कि मेरी उसी दिन समझ लीजिए मौत हो गई, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं बजा नहीं सकती तो आई हैव डाइड। तो मेरे डॉक्टर ने कहा नहीं, आप बिल्कुल बजाएंगी, आप देखिएगा आप बजाएंगी। खैर, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बहुत दिन रही, अभी भी होती है, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करी। बॉम्बे में मुझे बुलाया गया प्रोग्राम करने, मैंने उन्हें लिख दिया कि मैं वैसे ही आ जाऊंगी, किसी और वजह से बुलाइए, मैं बजाने नहीं आऊँगी। तब उन्होंने कहा नहीं, आप 15 मिनट ही बजाइए पर आप आइए। तो मेरे स्टूडेंट्स ने और घर वालों ने मेरे पीछे पड़ के और कहा जाना है। मैंने कहा अच्छा जाती हूँ। अच्छा। रियाज शुरू करा, लेकिन फिर भी मैं भगवान से कहती थी कि जिस दिन तुम मेरा बजाना बंद कर दो उस दिन मुझे उठा लेना। अच्छा। हाँ। तो मैं सबसे कहती, शरण डाइड, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था मैंने लोगों से कहना शुरू करा, शरण रानी डाइड ऑन सच एंड सच डेट। नहीं नहीं सर, तो सब कहते आप ऐसी बात क्यों? ये शरीर मर सकता है, शरण रानी नहीं मर सकती है। लेकिन आपको बताती हूँ कि मैं बहुत दुखी, आपको जी। पता है मैं जी नहीं सकती। जी जी जी। तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, और मैं किसी से रो नहीं सकती अपना जी दुख। जी। मैं यहाँ बहुत कुछ कह रही हूँ अपना घर समझ के, रेडियो को मैंने हमेशा अपना घर ये समझा। आपका परिवार है सर। तो आप समझ लीजिए मैं घर में नहीं कह सकती, मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हो जाते, उनको ऊपर बड़ा असर होता है। मेरी एक छोटी डॉटर, वो उसने तो, मैं उसके बारे में क्या बताऊं, वो मेरी माँ बन गई है। उसने मेरी इतनी केयर करी है कि माँ भी नहीं करती होगी बच्चे की। तो आप समझ लीजिए कि जब मैं बम्बे गई बजाने, तो मैं स्टेज पर जाते जाते मैंने उनसे कहा कि मैं 15 मिनट बजाऊंगी। तो जब मैं बैठी बजाने, तो मैंने 2 गोली पेन की खा ली। अच्छा। 2 गोलियाँ पेन की खा ली कि मेरे कहीं पेन ना हो। और जब मैं बजाने बैठी तो मैंने 2.5 घंटे बजाया। वाह वाह। और उन्होंने आकर बड़ा ऑनर करा, हार वार पहनाया, ये किया। मैंने उन्हें भी हार पहना दिया कि आपने मुझे बजवा लिया। तो सब मुझे फिर पकड़ के स्टेज पे से लाए, मेरे से उठा ही ना जाए। तो वो मुझे सब लाए और सब कहने लगे आप 15 मिनट कह रही थी, आप आ भी नहीं रही थी। तो खैर, क्योंकि ऐसा है कि इतनी यहाँ तकलीफ़ हो गई, क्योंकि सारा स्ट्रेन पड़ता है यहाँ पर, और सारा स्ट्रेन जो पड़ता है मसल्स पर, उस पर, तो वो बर्दाश्त होना चाहिए। क्योंकि सरोद का ऐसा नखून को दबा के बचता है, और नखून से वो जो नर्व्स हैं वो सारी खींचती हैं। अब बीच बीच में बड़े प्रोग्राम आते हैं, नहीं, लेकिन ऑफर आती हैं। अब मैं भोपाल चली गई, हाँ अभी गए थे मेरी बेटी ने मुझे पूछा ही नहीं, उनका फ़ोन आया कि हम चाहते हैं वो बजाने आए। हाँ भेज दो। मेरी बेटी ने कहा आएंगी, मुझे पता भी नहीं। मेरे से कह रही है मम्मी मैंने 2 प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लिए, स्पेक्ट मैके का भी और ये भी। मैंने कहा राधे मेरे से पूछ लेती, मुझसे तो पूछो। कली मम्मी तुम बेकार नर्वस हो, तुम अपना आसन लिया। अब वो बहुत सुरीली है, कान की और लयकार है। नाम भी आपने अच्छा रखा है, राधिका। वो इसीलिए रखा, वहाँ दर्शन हुए थे दर्शन कृष्ण हुए। भगवान के, ये जब भी हुई थी जी। उसके बाद। तो रोज़ कहती, जितने तबली आते थे सबको बुलाना शुरू करो, रियाज करो रियाज करो रियाज करो। अब रियाज शुरू करा दिया उसने। मैंने कहा राधिका अगर वहाँ पर मेरे से नहीं बजा ठीक, तो क्या कहेंगे लोग, ऐसा बजाती हूँ। मैं नहीं बजाऊँगी। मैंने कहा बजाऊँगी तो अच्छा बजाऊँगी, नहीं तो नहीं बजाऊँगी। कहने मैं लास्ट डे कैंसिल कर दूँगी, प्रैक्टिस करो, रियाज करो।
अभी प्रैक्टिस की बात आप कह रही हैं। हाँ। अभी भी आप कितने घंटे हाँ, कर अभी लेती भी हैं? करती हूँ मैं प्रैक्टिस, मैं रोज करती हूँ। अच्छा। हाँ, जितनी देर कर सकती हूँ, और फिर मेरे पेन होता है, कुछ होता है, छोड़ देती हूँ, फिर करती हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अब मेरे से सरोद को उठाया नहीं जाता, बहुत भारी है। जी जी। तो सरोद को किसी को और को उठा के देना पड़ता है। आई एम नाउ 78 फिनिशिंग, और बीमारी की वजह से जी। हालांकि अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। और आप ताज्जुब करेंगे, मेरी ये हड्डी टूट गई और ये गलत जोड़ गई है, देखिए बाहर। हाँ, दिख रहा है। तो पहले मेरा हाथ ही नहीं मुड़ता था, मैंने रेडियो में बंद कर दिया बजाना, जी। क्योंकि ये हाथ नहीं मुड़ता था। अब मैंने कहा मेरी हड्डी टूटे या कुछ भी टूटे, मैं बजाऊंगी। ये देखिए, जो कुछ भी जिस तरह आप बोल रही हैं ना, हाँ। ये आपका विश्वास, इच्छा शक्ति है हाँ, आपकी। मैंने कहा भगवान जी, मेरी चाहे उंगली टेढ़ी करो चाहे पीती करो, मैं जी। बजाऊंगी। अब तुम्हें ठीक करना है। मैं रोज अपनी पूजा में कहती हूँ, सरस्वती के आगे बैठ के, मेरे में सुर और लय भरना है, तुम्हें भरना है, मेरी मजाक मत उड़वाना। क्या बात है। तो बस मैं बैठ गई रियाज। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं शुरू में छोड़ देती, और तबलिए भी कहते बजाइए ना, बजाइए, ठीक, अच्छा बजा रही, ठीक। नहीं, मुझे नहीं तुम्हारी तारीफ चाहिए जी। मैं खुद जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मुझे झूठी तारीफ नहीं चाहिए जी। मैं तारीफ के लिए नहीं बजा रही, मेरा दिल खुश होगा तब ठीक है। तो करते 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 भोपाल भी चलिए, इन्होंने कहा राधिका को ले जाओ, गिर पड़ोगी कहीं, ये है वो है। मुझे चलने में भी फिक्र होती है, आँख से भी कम दिखता है, उम्र के सब आँखें ख़राब हो जाती हैं। उस्ताद अली अकबर खां की आँख पे बहुत जोर पड़ता है, आपको पता नहीं है। सरोद बजाने में पूरी नर्व सिस्टम पर असर ख़राब हो होता जाता है। बहुत ज़्यादा। और साजों में भी होता है वो, पर सरोद में ख़ास तौर, क्योंकि ये बड़ी नाजुक नखून से दबा रहा है। नखून में क्या ताकत है, आप सोचिए, पूरी नर्व पे असर पड़ता है। तो ये इतनी जोर से दबा रहे हैं हम, इतनी जोर से नहीं दबाएंगे, और उसको 3 सप्तक पे बजा रहे हैं। बाप रे। उसमें हमें गमक भी करना है, कृंतन भी करनी है, उस अंधे साज तो बिल्कुल एकदम। वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत वो मुश्किल। करने ही वाला जानता है। तो सब डॉक्टर्स के लिए बहुत बजा लिया, अब आप छोड़िए, नहीं तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन मरना होगा आप नहीं मेरी डेट लिख सकते। मैं उस दिन नहीं मरी जिस दिन ऑपरेशन हुआ। तो मैं डॉक्टर से जाते जाते कह दिया, ऐसा ऑपरेशन करना कि मेरे बजाना बंद नहीं हो। चलो बिल्कुल 1 हफ्ते बाद ही बजाएं। अजी 1 हफ्ता किसका, वहाँ पे तो 21 दिन तो लेटे लेटे हो गए। ऐसी बातें करते हैं ये लोग। तो ये तो हुई ऑपरेशन की बात। जी हाँ। अब हम गुरु की महिमा, तो आपने गजब की गुरु भक्ति आपकी जैसी किसी में मैंने नहीं देखी। इतने मैंने आर्टिस्टों गुरु को भी ऐसे ही थे। इंटरव्यू किए, और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में मिलता हूँ मैं कलाकारों से, लेकिन आपकी गुरु भक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ घरानों के बारे में बात करें, जरूर। क्योंकि संगीत के क्षेत्र में घरानों का बड़ा महत्व रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय? आज के संदर्भ में ये दूसरी बात हो गई। एक ज़माना था जबकि बड़े बड़े ये घराने थे, आगरा घराना, ग्वालियर, मैहर, सैनिया घराना, उधर से रामपुर घराना, बड़े बड़े किराना, जयपुर, ये बहुत ऐसे घराने थे, और बहुत खूबसूरत। मैं ये कहूँगी कि इतनी प्योरिटी, हर एक का अलग स्टाइल था। जी। देखिए, हमारा जो म्यूज़िक में रिचनेस थी वो इसलिए थी कि इतने अलग अलग घराने थे। तो वो जो घराने थे, उन्होंने, हर घराने के कलाकार ने अपना स्टाइल मेंटेन किया। लगता था आप नाम मत सुनो, आप कहेंगे उस घराने का गा रहा है। कंपोजिशन से पता, स्टाइल से पता। कंपोजिशन, स्टाइल से। आज क्या है, आज घरानेदार वो ख़त्म हो गए। बहुत से गुरु पंडित ख़त्म हो गए जो कि वैसी शिक्षा देते थे। तो क्या हुआ, क्या अब कैसेट घराना हो गया, कैसेट गुरु हो गया। कैसेट के सुन सुन के जिससे जिस कैसेट की उड़ाई जाती है चीज़ वो बजा लेता है। तो क्या है, थोड़ा सा इधर का, थोड़ा सा उधर का, थोड़ा सा जो अच्छा लगा, जो अपने हाथ से निकला वो कर लेते हैं। वो पता लगती हैं, हम लोगों को पता लगा, क्योंकि बंदिशें जब तक गुरु के पास बैठ के नहीं सीखो नहीं निकलती। उनके मोड़ तोड़ है ना ऐसे, मतलब सुन के नहीं हो सकता। घराने होना जरूरी है। घराना होना जरूरी था। वो एक ऐसा फूलों का, अलग अलग फूलों का बुके बनता था
और हमारा संगीत इतना रिच हो गया था घरानोदार से, इतने इतने घराने थे। उसका कारण भी था दीदी कि पहले रजवाड़े थे। हाँ। और यातायात के और मीडिया के ऐसे साधन नहीं थे ज़्यादा। 1947 में फिर हम स्वतंत्र हुए, रेडियो आया, तो रेडियो पे आप भी आई, बाबा भी आए, गुलाम अली खान साहब भी आए, सब तो एक बेचारा संगीत का विद्यार्थी इन सबको सुन रहा है और सबकी अच्छी अच्छी बातों का उस पर असर तो होगा ही होगा। तो जब असर होगा तो वो सब घराने एक आदमी में नहीं, इकट्ठे वो होते ठीक चले है। जाएंगे। देखिए असर हो, जी। लेकिन आप एक रंग, जैसे एक घर की संस्कृति, एक माता पिता का की शिक्षा, एक पता लग जाता है ये उस घराने का है, उस घर का है, तभी ये बात है। तो आप ये देखिए कि जो अब है, आप किसी की भी नकल करो, अच्छे कलाकार की करो, पर उसी की करो। फिर तुम जो गाओ तो वो एक ही चीज़ लो। आपको अगर गुलाम अली पसंद है, पर आपकी आवाज़ में वो बात हो, वो जिस तरह गाते थे। आपको पसंद है कि भाई मैंने तो उनका गाना है, पलुस्कर जी का गाना है, तो मैं उनका जैसा भजन गाते थे ऐसा गाऊं, मेरी आवाज़ भी ऐसी हो, मेरा भाव भी ऐसा हो। तो हर एक चीज़ नकल से नहीं होती, ना ही अक्ल से होती है। अक्ल, दिमाग और दिल दोनों लगना चाहिए जी। और भावना, उसमें वो भावना। तो मैं कहती हूँ अगर नकल करो तो अच्छी तरह करो, एक ही की करो नकल। तो इससे इसमें क्या होता है, जब सुनते हैं ना, आजकल बहुत से लोग ऐसे बजा, अभी एक तान मारी ऐसी तो एक कहीं चल दिए, एक कहीं चल दिए, एक कहीं चल दिए, नाम उनके भी हो रहा है। लेकिन ये है ना कि मालूम होना चाहिए कि एक रंग रूप के वो बन रही है। तो इसका मतलब नकल को घराना कहेंगे आप? नहीं, नहीं, उस्ताद से आप सीखा, आपने सीखा, और उस्ताद जैसे वही गाया, उसी घराने का गाया। आपने किराना का उस्ताद से सीखा तो किराना ढंग से ही गाइए। आप सैन्य घराना से है तो अब बहुत से कहते हैं हम सैन्य घराने के, पर बिल्कुल अलग स्टाइल है। अब ये मेरी आज तक समझ नहीं आता, अलग अलग स्टाइल है जी। अच्छा, बहुत से लोगों को अच्छे अच्छे गुरु, और उनको हतक लगती है क्योंकि नाम हो गया, हतक लगती है सीखने की। तो ऐसी बातें हैं कि अब क्या कहूँ मैं, बुरा भी मान जाते हैं। इनको कैसे जिंदा किया जाए घरानों? अभी नहीं है इतने बड़े बड़े सिखाने वाले, कुछ कुछ विद्वान अभी बच्चे हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं। पर देखिए, बीइंग ए परफॉर्मर अलग चीज़ है और सिखाने वाला गुरु अलग चीज़ है। देखिए, सब नहीं सिखा सकते, एक सिखाना आना चाहिए, एक डिवोशन, कैसे बच्चे को तैयार करना है वो आना चाहिए, किस तरह से हमको शिक्षा देनी है और वो उस तरह ग्रहण करे। और बहुत से बड़े बढ़िया परफॉर्मर्स हैं लेकिन वो सिखाना नहीं जानते। नहीं तो सिखाने में हमारे विश्वविद्यालय के टीचर्स का कितना योगदान उनका है? तो मेरा से ना कहलाएं तो सब मुझे गाली देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ये देखिए, बात जो ऐसी बात सही है वो आनी या चाहिए। आप आर्काइव्स के लिए कर रहे हैं, मैं जितना भी कुछ बोल रही हूँ आगे आने वाली जनरेशंस के लिए जी हाँ, बोल रही हूँ। बिल्कुल। देखिए, स्कूल खुले, हमारे आज़ादी मिली, पहले सारे स्टेट्स में म्यूजिशियन, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार वो जिंदा रहे, उनकी कला पनपी, क्योंकि उन्हें रोटी की चिंता, किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, सब कुछ राजे महाराजे देखते थे। ऐसे ही आर्किटेक्चर इतनी खूबसूरत बनी उस ज़माने में, पेंटिंग बनी बड़े बड़े राजों के ज़माने में, क्या क्या मिनिएचर बनी, क्या क्या फर्नीचर बना, क्या क्या वो लोग शौकीन थे, उन्होंने ज़िंदा रखी, हर तरह की कला ज़िंदा रखी। उसके बाद वो ख़त्म हो गई, वो जो घरानेदार चल रहे थे उस्ताद, कुछ अरसे तक, कुछ साल तक उनकी पीढ़ी चलती रही, तो वो चलता रहा। उनको उनके गिनती के एक एक दो दो शिष्य थे, सब तो बहुतों को सिखाते नहीं थे सिवाय बाबा के। तो आप समझ लीजिए आहिस्ता आहिस्ता करके ये ख़त्म होने लगा। तो स्कूल कॉलेज खुल गए, और स्कूल कॉलेजेस खुल गए, उसके अंदर क्या हुआ, किताबों से सिखाने लगे। तंत्र कहाँ का, हम तो अब किताब से सीख ही नहीं सकते, और गाने का भी आप नहीं सीख सकते। देखिए, जब गवैया गाता है तो उसमें कैसे छोटी छोटी हरकत आती है, कैसे स्वरों को लगाते हैं, ये किताब में खड़ी नोटेशन है। मैंने बचपन में किताब पढ़ी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो एक सुर के नीचे कोमल की लाइन नहीं थी जी। तो मैं बार बार वो सुर लगाऊं शुद्ध, तो मुझे अखरे, मैंने किताब बंद करके रख दी कि इससे नहीं आएगा गाना बजाना। क्योंकि अगर वो गलत है, हम तो सिखा रहे हैं, हम तो शुरुआत कर रहे हैं, अगर हमने नहीं सीखा तो हम गलत ही गाए जाएंगे। मुझे रामपुर नवाब ने
इतना टोकरा भर के किताबें दे दी कि ये हमारे यहाँ की किताबें हैं संगीत की, और इसमें बड़े बड़े ध्रुपद, बड़े बड़े ख्याल, सब कुछ हैं। मैं बड़ी खुश हुई, मुझे तो दौलत मिल गई, मैं ले आई। अब जब मैंने खोली, किसी में नोटेशन नहीं, सिर्फ स्थाई अंतरा लिखे हुए। अब किस तरह गाए आदमी, उसमें कोई नोटेशन नहीं, सिर्फ राग का नाम और अंतरा स्थाई। नहीं तो आपके अनुसार जो यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्मर तैयार नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। किस लिए नहीं हो सकते? पता नहीं मुझे ठीक नॉलेज है कि नहीं। 50-100 राग सिखाते। हाँ बिल्कुल। हमें तो आते नहीं। 50-100 राग सिखाते हैं। यहाँ तो 6-6 महीने तो खाली सारेगामापाधानीसा बजाया, और रागों को तो सुनने को तैयार ही नहीं कि अभी जल्दी सीखो। पूछ ही नहीं सकते थे कि ये राग हमें सिखाइए, पहले ये तो करो। तो सवाल ये है कि ये लोग डिग्रियाँ ले रहे हैं। जो हमारी म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन चल रही है संगीत की, वो इतनी ख़तरनाक है, क्योंकि वो ना तो कानसेन बन रहे हैं, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं, वो तो पढ़ पढ़ के थ्योरी में पीएचडी कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब उन्हें डिग्रियाँ मिल जाती हैं पीएचडी करके जी, तो उन्हीं को नौकरी मिलती है। जी हाँ, और वो सिखा सकते हैं। उन्हें गाना बजाना नहीं आता। जी। कोई 100 में से होगा तो गा लेगा, लेकिन उनको आता नहीं गाना बजाना। उनको साज भी नहीं मिलते, राग भी, मैंने एग्जामिनर रही हूँ, राग भी सुबह का शाम को बजा रहे हैं, रात का राग सुबह बजा रहे हैं। उनको 2 राग की भी तैयारी नहीं होती, ना वो प्रैक्टिकल को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी डिग्री के से मिल जाएगी। आपके भारत रत्न को भी क्योंकि डिग्री नहीं है, नहीं मिलेगी वहाँ नौकरी। हम किसी परफॉर्मर को नौकरी नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं है। मैंने तो थोड़ा बहुत कर रखा है, लेकिन रविशंकर जी को भी नहीं रखेंगे, वो नहीं टीचर हो सकते वहाँ, क्योंकि पीएचडी नहीं है। आप भले भारत रत्न दे दो, लेकिन वहाँ जो पीएचडी कर रहे हैं, जिन्हें गाना बजाना, मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते थे, आप बता दीजिए कि हमारी कहाँ से स्थाई उठ रही है, कहाँ से अंतरा उठ रहा है, तुम क्या वहाँ क्या करते हो? तो वहाँ डिग्रियाँ बढ़ रही हैं, 600 स्टूडेंट्स हो गए अब, जैसे शंकर लाल में। लेकिन क्या वो संगीत हमारा प्रैक्टिकल चीज़ है। आइदर यू बिकम ए म्यूजिकोलॉजिस्ट। देखिए, मेरे म्यूजिकोलॉजिस्ट से बहस होती थी, अब वो श्रुति हैं, उनकी उसी तरह बोले जाएंगे, इतने बटे इतना इतना बटे। मैंने कहा मेरे को बटा नहीं चाहिए, करके दिखाओ, करके दिखाओ। हम तो करने वाले हैं, हमारी भला से। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी कोमल ऋषभ जो लगा रहे हैं टोड़ी का, या हम श्री राग का, तो हमारा कैसा लग रहा है, तो हमारा मेल नहीं खाता उनसे। वो किताबें लिखे जाएं, ठीक है, लिखे जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल जो कलाकार बनने की बात है, वो तो चंद राग सीखो और चंद रागों के ऊपर माहिरियत हासिल करो, सुरों पर करो, लय पर करो। लेकिन दीदी, जो बड़ी बड़ी पॉलिसी बना रहे हैं, रेडियो में आ रहे हैं, हाँ। संस्कृति विभाग में जा रहे हैं, यही सब पीएचडी वाले लोग जा रहे हैं, जो परफॉर्मर तो है नहीं और कलाकार को समझते नहीं कि क्या कैसे गाया बजाया जाता है। तो हमारी संस्कृति आगे खत्म हो जाएगी, पनपेगी कैसे? पनपेगी नहीं, ऐसे ही चलेगा सब। स्टोरी थ्योरी से चलेगा। डिग्रियों का मोल जितना बढ़ता जाएगा, उतना हमारा परफॉर्मिंग आर्ट खत्म होता जाएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं, आप सही कह रही हैं आप बिल्कुल। देखिए, इतने बड़े बड़े पेंटर्स हैं, इतने बड़े पुराने पेंटर्स हुए, उनके कोई डिग्रियाँ थी? वो बचपन से एक ब्रश लेके क्या लाइन मार देते थे। पिकासो था, वर्ल्ड के फेमस, यहाँ के देख लीजिए, करोड़ों में पेंटिंग बिक रही हैं आज, हुसैन की और गुजराल की और कितने आर्टिस्टों की। नहीं, पेंटिंग में तो फिर भी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे तैयार होके अच्छे निकल रहे हैं, लेकिन गाने बजाने में नहीं निकल रहे हैं। देखिए ना, वैसे ही निकल जाता है पेंटिंग का, तो वैसे ही उसको टैलेंट है, वो बचपन से पेंटिंग करते। शंकर कार्टूनी जो थे, बच्चों को अवार्ड देते थे। जी जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, गाना बजाना ये एक गुरु के पास बैठ के सीखने की चीज़, और हम तो एक पैसा नहीं लेते। कायदा तो ये स्कॉलरशिप का ज़्यादा मनी तो टीचर को मिलता है, टीचर को मिलता है। हम तो एक पैसा नहीं लेते, किसी से भी नहीं लिया, हमारे गुरुओं ने नहीं लिया, हमें उन्होंने यही सिखाया, हमने भी किसी से नहीं लेते। और हमारे घर में 14-14 साल रहे भी हैं, सीखा भी है, खाया भी है, पिया भी है, बीमारी भी देखी है, उनको एंटरटेन भी करा है, घुमाया फिराया भी है कि भाई बच्चों का दम नहीं घुटे।
लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गाने बजाने को एक बड़ी छोटी सी चीज़ समझती है, कलाओं को एक ऐसा समझती है, ऑनर दे दो, लोगों के कहने से इधर उधर रिकमेंडेशन से कर दो, पर उनके दिल में है नहीं। वो नहीं समझते कि जितना आप आर्ट एंड कल्चर में इनकरेज करें उतनी आपके यहाँ की बदमाशियाँ कम होंगी, ये सब कम हो जाएगा। नहीं, अब आप देखें दीदी कि जो एक ग्रेजुएट है वो एक आईएएस हो जाता है और एक परफॉर्मर जो उस्ताद हाँ, वो शरण कुछ रानी नहीं का होता। शागिर्द हाँ, जो है वो कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होगा, वो खुद ही नहीं होती। सवाल तो ये है, अब बाबा हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, ये दस्तखत ही कर रहे हैं। थिरकवा खान साहब थे, मैं कहती थी अरे अंगूठा लगाते थे, मैंने कहा खान साहब नाम तो लिखना सीख लीजिए। कहने सुनो, मेरा तो ना धिन्ना ही मेरा दस्तखत है। क्या बात, क्या बात। तो इतनी डिवोशन थी लोगों की, लोगों ने ऐसा सब बजाया। आज क्यों हम बात करते हैं, गए हुए बरसों हो गए सबको, क्यों करते हैं? क्योंकि उनका काम ऐसा था। हम भूल जाएंगे BMS को। हाँ, वी माइट रिमेंबर सम ग्रेट स्कॉलर्स एंड सम ग्रेट साइंटिस्ट। वी शुड। मैं ये नहीं कहती हर लाइन की को याद करना चाहिए, लेकिन कलाकारों को इतना नीचा कर रखा है। रेडियो को तो इनको इतनी ग्रांट देनी चाहिए, क्योंकि रेडियो की एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए बच्चे कहते हैं क्या जाएंगे, वही B ग्रेड पड़ा हुआ है, ऑडिशन नहीं लेते, धक्के खा रहा है, जा के बातें कर रहा है, बातों की तो ये ग्रेड हो गए हो गए। वो बच्चे झूठे, उनको वो बच्चे नहीं रहे, मैरिड हो गए, बच्चे हो गए उनके, उन्हें मैं कैसे समझा सकती हूँ? जब सबका कायदा ही ऐसा, 1 रुपये पर जाओ वो धक्का दे देता, उधर जाओ वो उसको धक्का। सिर्फ जो घराने वाले हैं उनके बच्चों की कदर है, और सिर्फ उनको। मैंने कहा उन्हें कंपटीशन दो। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहती हूँ एक भी कोई बच्चा होनहार उठे वो संगीत को जीवित रखेगा, लेकिन उसे कंपटीशन दीजिए। पहले क्या थे, कितने गवैये थे? बिल्कुल थे नहीं, अलग अलग घराने के एक से एक बड़े गवैये। क्या रोशनारा गाती थी, क्या केसरबाई थी, तो ये थोड़ी थी एक गा रही है बस एक ही गाय चली जा रही। तो कंपटीशन दीजिए। आजकल कंपटीशन देते नहीं, जिसका है वो चला रहा है, वो उसकी सिफारत है, उसकी। आप जिनके बाप नहीं हैं, जिनको खुद रोटी कमाने को भी भागना दौड़ना पड़ रहा है, और जिनको रियाज भी करना है, और जिनको उनकी पीठ पे तो हाथ नहीं है किसी का, कैसे वो बढ़ेंगे? अब मेरे पास कितने स्टूडेंट, मैंने कम से कम 40-50 को सिखाया है। हिंदुस्तानियों की तो आखिर में यही रोना होता था कि हमारी माँ तो हमें कहती है जाओ चपरासी बन जाओ, जाओ बस का कंडक्टर बन जाओ, कुछ तो रुपया लाओगे। या म्यूजिक में क्या रखा है? उन्हें शौक भी है, रियाज भी कर रहे हैं, लेकिन दे हैव नो पेशेंस। उनको कोई नहीं बढ़ाता कुछ भी। 2 साल का आप स्कॉलरशिप देते हैं, क्या बनेगा? 2 साल में आर्टिस्ट बनता है? 10-12 साल का स्कॉलरशिप दीजिए, वापस ले लीजिए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लीजिए। छोड़ा तुमने, इतना रुपया तुम्हें देना पड़ेगा वापस जी। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। मैंने ये संगीत नाटक अकेडमी में आज से 40 साल पहले बात कही थी। इसका रीता गंगुली का मैंने ऑडिशन ली थी। नहीं, एकेडमिक की जो परफॉर्मेंस है उससे आप क्या संतुष्ट हैं? किससे? ये संगीत नाटक बिल्कुल अकेडमी भी नहीं हूँ। क्यों जनसाधारण जानता ही नहीं है? जानता ही नहीं, क्योंकि वहाँ क्या है, ज़्यादातर डांसर्स आ जाते जी। अब वो डांसर्स आ जाते तो डांस ही डांस चलता रहता है। अब वो खुद भी डांस करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, कर रहा है। देखिए क्या है, आपको थिएटर करना। मैंने उनसे कहा क्या आप सिर्फ दिल्ली को देखते हैं? आप पूरे इंडिया को देखिए। कलकत्ते वाले कहते हैं अरे दिल्ली से आया है, इसको प्रोग्राम मत दो। साउथ वाले कहते हैं इसको मत बुलाओ। ये हमें तो हैदराबाद वाला बोला, दिल्ली से, दिल्ली वाला हमको कहाँ बुलाता है? वो दिल्ली वाला बेचारा रह जाता है फिर। नहीं, दिल्ली वाला नहीं, वो भी रहे हुए हैं, उनको भी आप चांस नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है, दिल्ली में सारी संस्थाएं ये समझती यही है बड़ा, यही अच्छा बजाता है। जी। तुम और भी तो उठ रहे हैं, उनको भी चांस दो। ये जो उठने वाली बात आप कर रही हैं, हाँ, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगी? क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि इतने परेशानियां भुगत रहे हैं वो लोग, और फिर भी वो आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें? उनको देखिए,
जो परेशानियां बहुत भुगाते हैं तो बहुत से लोग टूट भी जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि अपने को मरने मारने को तैयार है। नहीं तो आपके क्या सुझाव है? मेरा वो ना सुझाव ये टूटे। है कि अब वो जमाना नहीं है जो हमारा था कि हम जी। मरने को तैयार, जी जी। वो नहीं है। और दूसरों का हाथ चाहिए। पहले सरकारें और एसोसिएशंस और सोसाइटीज और म्यूजिक की संस्थाएं नहीं जुड़ी हुई थी इतनी जितनी आज है ना। जी। हर एक कोई अब क्या है, अब ये डिग्री हो गई, ये जो अवार्ड्स हैं दीज आर लाइक, किसी को मैट्रिक की मिल गई, किसी को बीए मिल गई, किसी को एमए मिल गई, किसी को डॉक्टरेट मिल गई। जी। तो ये अब ऐसा हो गया कि कितना ही आप काम कर लीजिए, परफॉर्मर हो जाइए, आपको अगर बीए डिग्री नहीं है तो आप एमए से कम है, आपको एमए मिली है तो आप पीएचडी से कम है। समझ गए नहीं? जी, जी। तो लोग इस तरह गिनने लगे। तो अब बाहर के बहुत से कहते ओ उसे क्या आता है। मैंने कितने बढ़िया बढ़िया जिनको अवार्ड्स मिले मैं उनसे मैंने मींड नहीं सुनी सितार में। 3-3 4-4 सुरों की मींड निकलती है सितार में बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल, बजाया है। बिल्कुल 4 सुरों का। पूरा पूरा बजा दिया उन्होंने सब तक। ये बजाते थे विलायत भाई और रविशंकर जी। ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। लेकिन आजकल वो ही कह रहे हैं लोगों से कि मींड कहाँ, मींड नहीं बजती है इसमें। वो कह रहे हैं, मेरे पास आए हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, उन लोगों ने बताया, बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं वहाँ के बड़े बड़े म्यूजिशियंस मेरे पास आए हैं सरोद सीखने। मैंने कहा यू कांट लर्न सरोद इन 2 वीक्स। 2 हफ्ते के लिए आए, सरोद खरीद लिया 30,000 का, 40,000 का। मैंने कहा मेरे से छला तो ले लेते, तो मैं खरीद नहीं देती। कहीं 2 हफ्ते में आपको सरोद आ जाएगा, आपको बैठना नहीं आएगा, आपको मिलाना नहीं आएगा। तो सवाल ये है कि इतना बाहर का एक आवरण बनता चला जा रहा है जो ज़रूरत नहीं है। जैसे एक ज़माना था, झा साहब होते थे हमारे, आदित्यनाथ झा। आदित्यनाथ जी। तो उनसे मिलती थी, बड़ी यंग थी मैं, तो कहते तुम ये कैसी हो, आती हो कुछ मांगती नहीं। मैंने कहा कि झा साहब क्या मांगो? कहले ज़मीन मांग लो। मैंने किस लिए? कहले स्कूल खोलना। मैंने कहा स्कूल खोल के क्या करूँगी, कितने लोग सरोद सीखेंगे? चले नहीं, सरोद नहीं, डांस की क्लास खोलना, गाने की खोलना, सब कुछ सिखाना। मैंने कहा अरे मेरा तो एम सरोद है, मैं ये सब चलाऊंगी, स्कूल में क्लासेस, और फिर सरकार से मैं ग्रांट मांगूंगी, उन्हें हिसाब दूंगी, मेरा तो ख़त्म हो गया सरोद। मैंने कहा सरोद तो एक आदमी सीखेगा, उस ज़माने मैंने कहा। सही बात। हाँ, तो मैंने कहा, और बाबा ने इतना सा कमरा था, ये तो बहुत बड़ा, इसके 4 कमरे कर दीजिए, 4 कमरे, और इतने से हिस्से में उन्होंने इतने दिग्गज पैदा कर दिया। हम पायदान पर बैठे हैं, बाबा तख्त पर बैठे। मुझे उन्होंने बुलाया था, परफॉर्मिंग आर्ट्स बनाया था, टाटा के जो भाभा थे। भाभा ने, मैं यूरोप से लौटी, वर्ल्ड टूर से आई थी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करी कि आपको उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी है और वो आपके विचार उन्हें बहुत पसंद आए हैं, तो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, बहुत खुशी बात है। उस वक्त मेरे हस्बैंड मुझे रिसीव करने बॉम्बे आए थे, 2 महीने बाद आई थी। उसके बाद मैं भाभा से मिली, तो मैं क्या बताया कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी, हम ऐसा ही चाहते हैं डायरेक्टर अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स का। तो मैंने कहा कहाँ बन रहा है आपका? नक्शा रख दिया आगे, बना नहीं था जब, नक्शा रख दिया। कह रहे हैं यहाँ नारीमन पॉइंट। मैंने कहा यहाँ बना रहा है, बहुत रुपया लग रहेगा। कितने करोड़ बताया? तो मैंने सच मानिए वर्मन, मैंने ऐसे हाथ कर दिया। मैंने कहा वो मुझे दे दीजिए। वाह वाह वाह। हाँ, तो मेरी शक्ल देखने लगे। कल नहीं, हम तो चाहते हैं आप डायरेक्टर बने, आप चलाएं। मैंने कहा मैं तो सवाल ही नहीं होता नौकरी का, और मैं बम्बई नहीं रह सकती, मेरे हस्बैंड दिल्ली में हैं, मैं आ जा सकती हूँ, परमानेंटली नहीं रह सकती, मेरा घर दिल्ली में है। और मैंने कहा कि आप क्यों इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं ईंट और पत्थर में? मैंने क्या कलाकार बनाने में खर्च करिए। वाह वाह वाह। मैंने उनसे बिल्कुल ये कहा, कह रहे उसमें कलाकारी, तो मैंने क्या कलाकार कैसे बनेंगे? आपने कोई स्थान रखा है कि कलाकारों को वहाँ रखेंगे आप, और बड़े बड़े गुणी पंडित विद्वानों को वहाँ रख के सिखाएंगे? ये तो आपकी प्लानिंग में नहीं है। आपकी प्लानिंग में रिकॉर्डिंग्स रखेंगे, आप वो किसी का प्रोग्राम कर देंगे, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप मेन बम्बई में बना रहे हैं। यहाँ तो किसी को फुर्सत नहीं है। आप जरा हट के बनाइए, छोटी जगह में, छोटी जगह जाइए। छोटी में
जहाँ आदमी को ड्रॉ नहीं करे, ये शहर की बात है। तो मेरा शक्ल देखते रह गया। मैंने कहा सुनिए, पैसे का बड़ा दुर्व्यवहार हो जाएगा। आप ये सारा पैसा आप 4 आर्टिस्ट ले लीजिए और अपना ये पैसा आधा कर दीजिए, वाह। पर हॉस्टल बनाइए और उसमें ये रखिए कि 2 कलाकार रख लीजिए, 2 घराने के रख लीजिए गवैये, 2 घराने के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और एप्लीकेशन मंगाइए कि कौन जो प्रोफेशनल बनना चाहता है आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है, उसको यहाँ स्थान दिया जाएगा। ये सब बातें मैंने करी। देखिए हमारे यहाँ आप मानेंगे ये टैलेंट बेहद ज़्यादा है, बच्चों में बहुत टैलेंट है, बच्चे इतने होशियार हैं, लेकिन जहाँ बजाने जाते हैं, अब जैसे स्पेक में के जगह जगह हम बजाए हैं, वहाँ हज़ारों स्कूलों में, कॉलेजेस में, बच्चे कहते हैं हमने तो जी ये बाजा नहीं देखा, हमारे स्कूल में टीचर नहीं है म्यूज़िक का, हमारे मम्मी पापा कहते हैं अरे करके क्या करोगे, तुम्हें तो इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। एक बच्चा खड़े हो कहता मेरे पापा के पास इतने कैसेट हैं, इतने सारे, सब बेताले। अब उस बच्चा भूल गया बेताले का क्या मतलब है। अब वो बच्चे को मैंने आधा घंटा खराब किया, समझाया, नहीं मेरे पापा कहते हैं सब बेताले। अब मैं तो उसके पापा से ज्यादा नहीं बन सकती थी। तो मिसगाइड, भूल जाते हैं बच्चों को। अब वो एक भी कलाकार नहीं बनने वाला, एक भी। सही बात। कोई नहीं आता सुनने, ना तो स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर, दे हैव नो टाइम। और इस उम्र में जबकि 20-21 बरस के हुए, अब क्या शुरू करेंगे सीखना। इट्स ओनली प्रोपगेशन ऑफ आर्ट, दैट्स ऑल। प्रोपोगेशन तो है, बस प्रोपगेशन है कि संगीत का प्रचार है और लोग देखें क्या बाजे हैं, कौन कौन से बाजे, किसको सितार कहते हैं। हमारे तो जब भी हम स्टेशन जाते थे, कुली कहता ये सितार है, सरोद कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आजकल दीदी अब साधक नहीं रहे, अब एंटरटेनर हो गए। कलाकार आया, स्टेज पे गाया, पैसा मिला और गया। कुछ है ही नहीं। देखिए हमें इतने बरस, एक बात बता, मैंने बहुत कमाया, लाखों रुपया कमाया मैंने, क्योंकि एक छोटा सा जीवन थोड़ी है। 65-68 साल स्टेज पर रही हूँ मैं, इतना कमाया मैंने, लेकिन सारा देश को दे दिया। इतना कलेक्शन करा, कैसे किया, सब कुछ मैंने उसमें सब दान कर दिया, जिसको सिखाया उसे रखा, सब कुछ कर दिया। आपने कितने बच्चे तैयार किए? कितनों ही को सिखाया। अब क्या हालत यही है, बड़े बड़े अच्छे बजा रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनको पैसा नहीं है, पैसा तो देता ही नहीं, सब एक्सप्लॉइट करते हैं। कहते देखो भाई बेटा, तुम्हारे लिए हमने हॉल बुक करा है, तुम्हारे लिए कमरा किया है, इनविटेशन कार्ड छापे हैं, तो अब ये तुम्हें रेल का दे देंगे, 2nd क्लास का आने जाना। वो 2nd से भी 3rd में जाता है कि कुछ बचा लूँ, वो 3rd में जाता है। और फिर वो कह देते हैं कि बेटा तुम्हारा जो टैक्सी का लगा वो पैसे ले लो, और 500 रुपये ले लो, 800 रुपये ले लो, ऐसे एक्सप्लॉइट। अभी कितने विद्यार्थियों को सिखा रही हैं? कितनों को सिखाया, कितने तो होटलों में बजा रहे हैं। नहीं, इन दिनों कौन कौन? अभी तो एक बच्चा सीख रहा है मेरे से, और एक और भी सीख रहा है, बड़ा 32-35 साल। उसका नाम क्या है? अब वो आयुष है, छोटा सा 11 साल का है, 6 महीने से सिखा रही हूँ। कहता है मैं सरोदी बजाऊंगा, मैंने कुछ नहीं और करना। वाह वाह। क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं लेती, ये वायदा है कि अगर सीखना है तो तुम प्रोफेशनल बनोगे। उसके माँ बाप ने भी कहा जी ये बच्चे टीवी तक नहीं देखते। वाह वाह। रोज फोन कर लेता है। दीदी अब हम इन बातों से थोड़े से पर्सनल पे आ जाएं, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल। हर पुरुष के पीछे कोई महिला होती है कि वो बड़ा आदमी बनता है, ऐसी कहावतें हैं। और स्त्रियों के पीछे भी कोई पुरुष होता होगा आगे बढ़ने के लिए। देखिए जब तक मैं छोटी थी, जब से शुरू किया मैंने जी, मेरे पीछे कोई नहीं था, मेरी लगन थी। और मैं एक बताना भूल गई कि जब मैं छोटी थी, आँख खुली भी मैं लेटी होती, मेरे कानों में सरोद की गूंज होती थी। मैंने नहीं सुना था उस वक्त तक सरोद, पर मेरे कान में ऐसा लगता था 2 कोई सरोद बजा रहे हैं, और वो स्टाइल होता था अली अकबर खान और बाबा का। तो मैं घर में कहती थी अरे कोई बजा रहा है कहीं? कहते पागल हो गई तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें हर वक्त यही सुनता रहता है।
ऐसा होता था। तो मैं आपको बता रही हूँ जी। कि ये सारी लगन की बातें थी। जी। लेकिन हाँ, जब मैं बड़ी हुई, मैं अपनी लगन से ही बड़ी हुई हूँ। अच्छा। और अपनी लगन से मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत बहुत मेहनत करी है। जी। यानी अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अब मैं बताती हूँ कि मैं 30 साल की हो गई, तो अभी तक मैंने शादी नहीं करी थी। वो लगन में रही आप? लगन में रही, और मेरे बहुत रिश्ते 15 साल की उम्र से आ रहे थे, और पीछे पड़े हुए थे सब कि तुम्हें इतना अच्छे अच्छे घर छोड़ रही हो, शादी नहीं करती, एक दिन तो करनी है। मैंने कहा नहीं करनी, अच्छा। सरोदी पे जाना है। तो जब हमारे मदर फादर की भी डेथ हो गई, ज़माना और भी ख़राब होने लग गया कि बड़े चले गए। अब सबको ये लग गया, वो उनकी भी मजबूरियाँ थी कि भाई लोग सोचते, कि भाभियाँ सोचती कि हमारी जिम्मेवारी है, इनकी शादी नहीं हुई, अच्छी जगह नहीं हुई, पढ़ी लिखी हैं, क्या होगा। तो एंड दे वर नॉट एट ऑल एनकरेजिंग एट दैट टाइम। तो मैंने अपने ही घर के बच्चों को फुसलाया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मुझे अपनी पार्टी बनानी चाहिए। अच्छा। तो मैंने, मेरे सबसे बड़े ब्रदर स्पोर्ट्स के शौकीन थे। अच्छा। वो चाहते थे उनकी बच्चे स्विमर बने, अच्छा। ये बने, वो बने। तो एक दिन मैंने उनसे कहा क्या रखा है स्विमर विमर बनाने में, अच्छा। उसको डांस सिखाओ। मैं डांस करती हूँ। कहना बिगाड़ो, तुम बिगाड़ो। मैंने कहा बिगाड़ने की क्या बात है, डांस बहुत अच्छी थी। आकाशवाणी संग्रहालय। तो मैंने बहकाया फुसलाया और अपने साथ उसको डांस में खींच लिया। आज वो डांसर है। अच्छा। हाँ, और एक लड़की जो थी वो बचपन में मुँह शक्लें बनाती थी, मेरी भतीजी, वो आज बड़ी एक्ट्रेस है। वाह। और मेरी बहनें जो थी, एक पेंटर थी, एक राइटर थी, और वायलिन भी बजाती थी, गाना भी गाती थी। जी। वो बहुत टैलेंटेड थे। लेकिन इत्तेफाक से दोनों की ऐसे बेसुरे घरों में शादी हो गई कि तानपुर अलग कोने में पड़ गया। अच्छा। बस खाने के शौकीन थे, गाना बजाना सब काम, और रोती रोती लिखा करती थी, पढ़ती, कुछ ख़त्म हो गया सब कुछ। ये सब उनका वो ऐसे हो गया। बड़े बड़े पेंटर्स हमारे घर आते थे, जी। भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, चंद्रकला संरिक्सा थी, मैं बहुत छोटी थी, सब आते थे हमारे घर में। तो हमारे घर में सब कहते ऐ आते हैं लड़कियों को बिगाड़ना है, लड़कियों को बिगाड़ना है, गाने बजाने वाले, पेंटर, सब बुरी बुरी बातें कर। समझ में नहीं आता था। खैर हमारी भाभियाँ बड़ी अगेंस्ट थी। फिर मैंने अपनी भतीजियों को ये करा, और सबको वेजिटेरियन बना लिया। अच्छा, बचपन से बचपन वेजिटेरियन? से वेजिटेरियन। माथुरों में वेजिटेरियन? मैं हमारी माँ भी वेजिटेरियन थी, हमारी अच्छा। बहनें भी वेजिटेरियन। अच्छा। शादी हो के जहाँ जहाँ गई खाने लगी। तो एजुकेशन तो थी, सब पढ़े लिखे थे हमारे जी। यहाँ, कोई बेपढ़ा लिखा नहीं, सब BA MA LLB ऐसे थे। तो करते करते अब हमारे तो क्योंकि माँ बाप नहीं थे, फर्क पड़ गया। उनकी वो जिम्मेवारी थी, भाई लड़कियाँ, इतना बड़ा कुटुंब है, सबको ब्याह और सबको भाइयों, मैं जो होता मना करते थे। फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो कॉलेज से हमारी टीम जाती थी इंटर कॉलेज कंपटीशन में। तो मैं हमेशा हर कॉलेज से फर्स्ट? ट्रॉफी जीत के लाती थी। तो हिंदू कॉलेज गए, जी। तो वहाँ के प्रेसिडेंट सोसाइटी के, जिन्होंने खोली म्यूज़िक सोसाइटी, वो थे होने वाले मेरे हस्बैंड। अच्छा, यहाँ से बात चली? बात चली, बात ऐसा नहीं चली, इस हिसाब से नहीं चली। अच्छा। बस देखा मैंने, समझा, नया ख्याल आया, ख्याल था ही नहीं शादी का। अच्छा। कई दफ़ा बजाया, वो सुनने आते, शौक था उन्हें, ऐसे ही सुनने आते। आई न्यू एज ए स्टूडेंट। फिर वो ट्रॉफी बनवाई कॉलेज के लिए मैंने, वीणा, बहुत खूबसूरत वीणा बनवाई कॉलेज के लिए, उन्हीं लोगों से बनवाई। तो मेरी दोस्ती बढ़नी शुरू हुई, और मैंने देखा कि इतने ऊंचे विचार हैं और कोई ग्रेड नहीं है किसी तरह की। जैसे एक होती ना जी जी। कि ये बड़े घर की लड़की है या अच्छी लड़की, वो भी बहुत बड़े ख़ानदान के, दिल्ली के रहने वाले, और ज्वेलर्स थे, 200 साल से उनकी फर्म थी। तो कुछ मुझे ख्याल नहीं था, मेरा ध्यान इन बातों में था ही नहीं। तो बस मैं विचार सुनती थी। तो जब भी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती इतनी बढ़ी कि जब भी परेशानी होती मैं डिस्कस करती,
और मुझे कुछ पता नहीं मेरा क्या रिलेशन हो रहा है। ये 30 साल से पहले की उम्र की बात है? 30 साल से पहले की। अच्छा, समझ लीजिए 10 साल हमारी फ्रेंडशिप रही। 20 से 30 साल तक? हाँ, 20 से भी पहले से जान पहचान हो गई। क्या बात। लेकिन जब कुछ पता नहीं था, तो 10 साल तक तो हमारी फ्रेंडशिप रही। तो फ्रेंडशिप में कोई खास बातें कुछ भी नहीं, बातें होती थी कला की, अच्छा। आर्ट की। वो भी बड़े कला के, म्यूजिक के ही नहीं, अच्छा। वो तो कला के थे, एक्सपर्ट, बिल्कुल। स्कॉलर थे। तो वो बातें ही करते थे आर्ट की, और मेरा भी, और साहित्य। उनको तो शायरी और कविता रटी पड़ी। तो आपके ऊपर भी शायरी की उन्होंने कभी? बहुत ज्यादा। खुद नहीं, खुद शायर नहीं है, पर बहुत शायरी के शौकीन है। बहुत कुछ याद है उन्हें, गाले, मोमेंट सब। तो मुझे अपने टेस्ट की बात है, क्योंकि हमारा ध्यान इधर ही था सब। जी। तो ये सब होते होते दोस्ती बढ़ने लगी। सारे घर वाले कहने लगे, कहाँ जाती हो तुम? कभी देर से आ रही हो, कभी कहीं नहीं। तो एक दफ़ा किसी ब्रदर ने देख लिया। अच्छा। तो उन्होंने आके एक हंगामा खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया और कहा, आज से घर से बाहर नहीं निकलोगी, अब शादी पर डोली में ही जाओगी बाहर। मैंने कहा, सुनो, शादी की बात नहीं करना, मुझे शादी नहीं करनी, मैंने सरोद बजाना, शादी नहीं करनी। घर में इतना बहुत कुछ होने लगा। तो मैंने आपको बताया था, मेरे भाई थे जो सरोद खरीद के लाए थे, राजेंद्र नारायण। जी हाँ, जी हाँ। वो बहुत शौकीन थे, शौकीन और भी सब थे, पर वो इस तरह के थे। वो एडॉप्ट किए गए थे, मेरे ताऊजी ने उन्हें एडॉप्ट किया था। अच्छा। ये रहते हम साथ ही थे। तो वो कहते, तुम हर वक्त शरण को डांटते रहते हो, क्या कर रही है, क्या बुरा कर रही है। एक शादी में उन्होंने इनको देख लिया। अच्छा। तो अब आप इनको जरा नाम तो बता दें। उनका नाम है सुल्तान सिंह बाकलीवाल। जैन है वो, जैन है, और मैं थी कास्ट माच। जी जी। तो घर में कहा, मैंने लड़का देखा, अच्छा लड़का है, जी जी। कोई तुम्हें डांटने की जरूरत नहीं है, अगर इसकी ऐसी इच्छा हो। मैंने कहा, मेरी कोई शादी वादी करने का नहीं है, तुमने अब यहाँ तक बात फैला दी। कहले, कोई नहीं। अगर उन ब्रदर ने कहा, वो कम कहते थे, वैसे तो वकील थे, बहुत बोलने वाले। फिर क्या हुआ कि मैं बजाती, हर एक कोई मेरे से बड़ा होता, खुश, और मुझे बड़ा प्यार करता। तो एक दिन पन्ना बाबू बोले कि भाई मैं तुम्हारे घर बजाऊंगा। अच्छा। हाँ, मैं के सर माथे पर, मैं तो इतनी यंग थी, और पन्ना बाबू अपने आप कह रहे हैं। जी। तो किससे कहूँ मैं, खातिर भी तो करनी होगी, उनका स्टेज बनाना होगा, उनके लिए इंतजाम करना होगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। जी। तो मैंने अपने ब्रदर से, राजेंद्र नारायण से कहा कि पन्ना बाबू बांसुरी बजाने आना चाहते हैं। कहे, क्या हो गया, तो बुला ले, तो मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अजी क्या इंतजाम, लाइट्स लगा दी, लॉन सजा दिया, खाने का पीने का सब इंतजाम कर दिया। और पन्ना बाबू ने बड़े खुशी खुशी बताया, निखिल गोशाय तबला बजाने उनके भाई, खूब अच्छी तरह बजाया। फिर थोड़े दिन बाद, 1-2 साल बाद, गुलाम अली खान साहब बोले, शंभू महाराज भी आते सुनने को सबको, तो कि मैं तुम्हारे घर गाऊंगा अपने आप। जी जी। मैं क्या गुलाम अली खान साहब, अब वो, तो मैंने फिर राजेंद्र से कहा, कहने ठीक है। उन्होंने फिर बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया। अब वो कहने लगे, गाने से पहले थोड़ी सी मैंने कहा, इसकी बात नहीं करते हम लोग, हम लड़की हैं घर में, इसकी बात नहीं करते। नहीं, शीशे गिलास नहीं, स्टील के गिलास में, चांदी के गिलास में। तो मैंने राजेंद्र दास से कहा, कहने क्या हो गया, मैं दे देता हूँ, दे दिया। अब वो मुनव्वर उनके पीछे गा रहा, खूब गाया, सारे उस वक्त के बैठे हुए सुन रहे उनको। एक हंगामा हो गया। ऐसे करते करते जो आता, रहीमुद्दीन डागर एक दिन सुबह चले आए, कहते तुम्हें तो सुना, अरे लड़की हो क्या हो, सरोद बजा रही हो, तुम्हें आता है तबला बजाना? मैं मुझे कुछ नहीं, तबला का मुझे टेका वेका ऐसे ही आता है, ना दिन नहीं धमार। मैंने कहा, बोल पता है मुझे, बजाना नहीं आता जी। तो मैंने वैसे ही पीटना शुरू कर, नहीं कोई बात नहीं, मैं सुनाता हूँ तुम्हें धमार। उन्होंने सुनाया, दोपहर चले गए। अब घर में हंगामा शुरू हो गया, अरे ये लोग क्या, कौन कौन आने लगे जी तुम्हारे पास बैठ के गाना सुना रहा है? तो उन्हें सबको लगता है ये तो इतनी सी है, इतनी छोटी है, इतने बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं?
उनका माइंड तो उतर जा रहा है ना, दूसरी तरफ चला दूसरी गया। तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें पता है कितने बड़े हैं आर्टिस्ट हैं? कहले हमें पता है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सुन लेती, इधर से इधर निकाल देती। आर्टिस्ट के लिए मैं बुराई नहीं सुन सकती थी। ऐसे करके सब ही आते थे। अब मेरी सिस्टर के पास भगवती चरण वर्मा आ रहा है, नरेंद्र शर्मा आ रहा है, सब आते थे। पेंटर्स आने लगे, फ्रेंच पेंटर्स आए, दूसरी सिस्टर पे वो अब शादी हम लोग, वो तो सब चली गई, ब्याह कर छोड़ गया उनका, मैं ही खड़ी रही। तो अब क्या हुआ कि मैंने एक दिन रियलाइज़ किया 30 साल की जब मैं हो गई कि बिना शादी करे कोई रह नहीं सकता। और ये भाभियाँ छोड़ेंगी नहीं, शादी कराएंगी। शादी कर किसी से भी करा देंगी। तो मेरी इनसे बात हुई, मैंने मुझे सरोद बजाना ये समझ लेना आप कि नहीं, कोई बात नहीं, शादी करने की क्या ज़रूरत है। आई विल ऑलवेज बी ए फ्रेंड ऑफ योर्स, वेन एवर यू आर इन डिफिकल्टी यू लेट मी नो। बहुत कैरेक्टर के थे, बहुत शरीफ थे। तो बस बातें करते, बड़ी ऊंची ऊंची बातें, साहित्य की, ये केशव की कर रहे हैं, बिहारी की कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं। वो भी बहुत पढ़ते थे। लाइब्रेरी है उनकी 25-20 हज़ार किताबें हैं पढ़ी हुई, अभी भी है घर में लाइब्रेरी है पूरी। जी हाँ, जी बस एक ही की फिक्र है उन्हें, मेरी किताबों का क्या होगा मेरे बाद। तो उन्हें भी शौक नहीं है क्लब जाने का, ताश खेलने का, सिगरेट पीने का, कुछ नहीं है, वेजिटेरियन। तो जब हमारी बात हुई कि भाई हम शादी करेंगे, तो एक हंगामा ये भी हो गया। हमारे घर में किसी की इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन शादी नहीं हुई थी। आई वॉज द फर्स्ट वन। वो भी जैन? उनके खानदान में भी नहीं हुई थी। अच्छा। अब जैनी तो मात्रों को मुसलमान समझे। बिल्कुल, क्योंकि नॉन वेज से। सही कह रहे हो। हाँ, आप तो जानते हैं। जानता। वहाँ तो प्याज लहसुन कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। घूंघट करती थी सारी भाभियाँ सब। जब मेरी शादी हुई, शहर में रहते थे, बहुत बड़ा मकान था। तो हमारे घर वाले कहें तुम रह नहीं सकती वहाँ जाके, तुम्हें आदतें ऐसी हैं। मैंने कहा मैं शहर में भी रही हूँ, बचपन में पली हूँ जी, मैयर में भी रही हूँ। तो वहाँ पर भी ये सबका ये हुआ कि कौन बिरादरी वाला आएगा। अच्छा हाँ, शादी में आएंगे, शादी में कौन आएगा जी। काश तो उसके यहाँ शादी हो रही है मुसलमानी, और ये जैनी, और धर्म ही अलग है, हिंदू धर्म अलग, जैन धर्म अलग, महावीर। मैंने कहा सब धर्म एक से हैं, मैं सब निभा लूँगी। तो जब ये हुआ, बहुत हंगामे से हमारी मदर इन लॉ को इन्होंने समझा दिया कि इतने बड़े ख़ानदान की हैं, बहुत अच्छी हैं, वेजिटेरियन हैं, और तुम मिल लो उनसे। मदर इन लॉ ने मान ली बात। फादर इन लॉ ने देखा था, पहले उन्हें पता नहीं था, उनकी डेथ हो चुकी। तो जब शादी हुई तो शोर मचक गया बहुत जगह जी। अजी कोई गाने बजाने वाली से शादी हो रही है। इतना लो ग्रेड मानते हैं। और मेरे तो आग लग गई। तो ये सब बातें बड़ी डिस्टर्बिंग बातें। तो सब मेरे से कहेंगे सुना तुमने क्या क्या लोग कह रहे हैं। फिर जो टिपिकल जैन्स चावड़ी में थे, वो सब हमारे फादर प्रेसिडेंट थे, उन सब के बहुत बड़ा नाम था उनका। तो सब कहते अरे उनके खानदान की जा रही है, इतने बड़े घर की लड़की जा रही। तो सबने कहा, अब बहुत से लोग जो दखीनुसी वे पढ़े लिखे पर्दे वाले थे, वो ऊट-पटांग बातें करें। कोई बात नहीं, शादी हमारी हुई, बहुत बड़ी शादी हुई। इंदिरा जी भी आई शादी में, बहुत लोग आए, और एक एक ने हमारे यहाँ की शादी को सराहा, क्योंकि बड़ा गाना बजाना हुआ। मेरी सिस्टर जोड़ती थी, बड़े बड़े हीरे पन्ने, नाम ऐसे थे ना, इनके फादर का नाम मानिक था, मानिक चंद, मेरे नाम फादर का नाम पन्नूलाल, तो उनका पन्ना हीरा। बहुत बढ़िया उन्होंने गाने जोड़े थे। तो पागल हो गए इनके भाई सब ऐसे दीवाने हो गए, सारा खानदान वो हो गया कि भैया। और मैंने, आप मानेंगे नहीं वर्मा जी, मैं मंदिर जाती थी गली के वैदवाड़े मंदिर, मैं घूंघट करके जाती। जो लड़की स्टेज पर जा रही है दुनिया के आगे, वो घूंघट करके जा रही है। मैं सोचती थी प्यार से सबको जीता जा सकता है। सही बात। क्या जाता है अपना, मुझे मज़ा आता था, तरह तरह के कपड़े पहने, घूंघट करा, चल। अब मैं आँख से देख रही हूँ, मुझे आदत नहीं, गिर पड़ूंगी कहीं। अच्छा, मंदिर, जैन मंदिर जाते थे? जैन मंदिर जाते, अभी भी जाती हूँ। नहीं, जैन समाज तो आप मुझे विद्यानंद जी मेरे घर में आहार कर गए।
किसी के घर नहीं करा, मेरे घर में आहार कर गए और आपके हाथ उन्होंने कहा से तुम ही खिलाओगे। आपके हाथ से, मुझे मेरे याद हाथ है, से मुझे आहार पता दिया है, उन्होंने, विद्यानंद जी ने। मुझे पता है। अभी भी याद करते हैं। आपकी पूरी इंटरव्यू में या तो सरोद रहा है, या गुरु रहे हैं, या बिहारी जी रहे हैं, या महावीर जी रहे हैं, या राग रहे हैं, या सरोद के प्रति अनुराग रहा है। आपने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। मैं पॉलिटिक्स तो नहीं कहूँगा, राजनीति नहीं कहूँगा, लेकिन समाज सेवा आपने की। आपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस की आप चेयरमैन हैं, और आपने तो अपने गुरु को, मैं ये कहूँ कि भगवान से ऊपर रखा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भगवान ऐसा गुरु सबको दे, जैसा बाबा जैसे आपके गुरु रहे, ऐसे गुरु, और उसी परंपरा को आप निभा रहे हैं कि आज आप किसी अपने शिष्य से एक पैसा नहीं लेती, और आप हमारे बीच में आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लोगों को बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।